ऑलराइट, कंसोलिडेशन का लास्ट एरिया जो एफआर में लेटली ऐड हुआ था, दैट इज ग्रुप डिस्पोजल्स। अगर हम अपनी किसी सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दें, एक तो होता है कि हम सब्सिडरी को अक्वायर करें, कैश देके, डेफर्ड कंसिडरेशन देके, कंटिजेंट कंसिडरेशन देके, शेयर्स देके, बॉन्ड्स देके अक्वायर करें। अब के बार हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जब आपने सब्सिडरी को खरीदा, उस दिन से लेकर आपने कुछ चीजें कंसोलिडेशन में ऐड करना शुरू कर दी। मसलन गुडविल, पहले उस सब्सिडरी की गुडविल स्टेटमेंट्स में नहीं थी, अब आपने गुडविल कैलकुलेट की और वो आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का पार्ट बन गई। सब्सिडरी के एसेट्स आपने अपने एसेट्स में जोड़ दिए, सब्सिडरी की लायबिलिटीज आपने अपनी लायबिलिटीज में जोड़ दी। अगर मिडियर एक्विजिशन होती है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मां सिवाय रिटेन अर्निंग्स के, कि जब हम रिटेन अर्निंग्स कंसोलिडेट करते हैं तो हम 6 महीने का हिस्सा कंसोलिडेट करते हैं, बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज तो यूं जोड़ देते हैं जैसे सदियों से अपनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसका इंपैक्ट बाकायदा विजिबल होता है। रेवेन्यू हम सिर्फ उतने महीने का ऐड करते हैं जितने महीने हमने सब्सिडरी को खरीदा है। ये तमाम आइटम्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, सब हम टाइम अपोर्शन करते हैं। वैसे ग्रुप डिस्पोजल्स एसबीआर का पार्ट है, P2 का। उसमें डिफरेंट केसेस आते हैं। पहला केस आता है फुल डिस्पोजल। फुल डिस्पोजल का ऑफ कोर्स मकसद यह है कि हमने अपनी सब्सिडरी के जितने भी शेयर्स मौजूद थे वो तमाम के तमाम शेयर्स बेच दिए। से अगर मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर्स थे तो वो 70 के 70 उठा के मैंने पार कर दिए। अब उस कंपनी का, उस इन्वेस्टिंग कंपनी का मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरे पास कंट्रोल है। ना अब उसकी गुडविल को मैं गुडविल दिखाऊंगा, ना अब उसके एसेट्स को मैं अपने एसेट्स में दिखाऊंगा, ना अब उसकी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटीज का हिस्सा बनेंगी, ना अब एनसीआई को मैं अपनी स्टेटमेंट्स में दिखाऊंगा, बिकॉज उसका एनसीआई तो गया। अब कंसोलिडेट होगी ही नहीं। अगर कि ये वाहिद सब्सिडरी थी तो अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट से हाथ धो बैठे आप। अब क्यों करोगे कंसोलिडेट जब आपका किसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन दूसरा केस, अगर आपके पास इसके अलावा भी सब्सिडरीज हैं, सो द वन बीइंग डिस्पोज्ड इज वन ऑफ द सब्सिडरीज यू ओन, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स तो मैं अभी भी बनाऊंगा, गुडविल्स बाकियों की दिखाऊंगा, इसकी नहीं दिखाऊंगा, एसेट्स बाकियों के दिखाऊंगा, इसके नहीं दिखाऊंगा, लायबिलिटीज बाकियों के दिखाऊंगा, इसके नहीं दिखाऊंगा, एनसीआई बाकियों के दिखाऊंगा, इसके नहीं दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं फुल डिस्पोजल। दूसरा केस आता है पार्शियल डिस्पोजल से सब्सिडरी टू एसोसिएट। हाँ, एसेट्स तो मैं डिस्पोज कर नहीं सकता। शेयर्स, अभी जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से आप सुन रहे हैं ना कि हम पीआईए, ओजीडीसीएल, स्टील मिल, बेसिकली हम उनको प्राइवेटाइज वाली बात नहीं कर रहे, हम उनके शेयर्स बेच रहे हैं। गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस कंपनी के ऊपर, हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे पीटीसीएल की तरह, बल्कि क्या करेंगे, जो ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है वो फॉरेन इन्वेस्टर को दे देंगे।
अब वो फॉरेन इन्वेस्टर हमारा अपना ही हो सकता है जो दुबई गया हुआ है घूमने, हो सकता है बॉस सही, बहुत भारी है, तो अगर वही खरीद ले तो अलग बात है, लेकिन हम उसको उसके शेयर्स जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसके शेयर होल्डर्स फॉरेनर्स बन जाएंगे, फिर जो प्रॉफिट्स होंगे जो डिविडेंड्स होंगे वो ऑफ कोर्स उन्हीं के पास जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से बहुत परेशान है और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हम कहीं से ये अरेंज कर पाएंगे। इसकी कल परसों में आपने न्यूज देखी भी थी कि टोयोटा ने बुकिंग्स कैंसिल कर दी, मतलब वो कह रहा है कि अगर आप चाहो तो हमसे पैसे सूद समेत वापस ले लो, हम गाड़ी नहीं दे सकते, बिकॉज इंपोर्ट्स हमें अब रोकनी पड़ेंगी। मेरा जाती व्यू ये है कि अब ये मसला सियासी नहीं रहा, ये नेशनल इशू है, ये जेन्युइन इशू है, ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती अब इस मसले को। बट इशू इज कि अगर आपने इसके इंपोर्ट्स को रोका नहीं, मजीद आपके इवन एसीसी की हमारी जो फीस जा रही है 285 पे पाउंड हमारा जा चुका है ऑलरेडी, या कैम्ब्रिज ए लेवल्स की फीस भी जा रही है, उसूलन तो अब ये भी रुकना चाहिए। लेकिन ये एजुकेशन है, क्या पता इसका भी नंबर आ जाए, बिकॉज अगर हमारे पास ऑयल ही नहीं होगा, हम बिजली नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो हमें रिजर्व्स नेसेसिटी के लिए बचाने पड़ जाएंगे। भाई यूं समझ लें कि आपके घर का बैटरी खराब हो जाए और आपके घर में राशन भी ना हो, तो बैटरी चाहिए जरूर, बैकअप चाहिए जरूर, लेकिन उससे पहले तो खाना है ना। तो कहीं खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाली हालत ना हो जाए कि पेपर भी ना बचे, ऑयल भी ना बचे, जो बेसिक नेसेसिटीज हम इंपोर्ट करते हैं वो उसके लिए भी हमारे पास रिजर्व्स ना बचे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ चॉकलेट्स को, पेट फूड को, गाड़ियों को, इनको कुर्बान करते जाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो मोर सपोर्ट एंड दिस हैड टू हैपन। मैं रिपीटेडली लोगों को कहता हूं भाई बजट डेफिसिट यानी कोई नई बात नहीं है, आप 1947 से लेकर खसारे चला रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन कम कर रही है, स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, खसारा 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 खसारा, और ये खसारे को पूरा किया जा रहा है बाय मींस ऑफ लोन्स। तो कोई भी अक्लमंद पूछ सकता था कि भाई कब तक चलाओगे, कब तक चलाओगे, कर्जों से काम कर रहे हो, कब तक होगा वो, कब तक खैर है चल रहा है, खैर है चल रहा है, खैर है चल रहा है। बिल आखिर 2022 है और हम बीइंग एन इस्लामिक कंट्री हैड एन एडवांटेज कि यूएई, सऊदी अरेबिया हमारे हर मुसीबत में साथ में आए। अब और जाहिर सी बात है कौन कितना देगा, राइट 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 ट्रू, करेक्ट है, यही चल रहा है। अब हमने खाया है, एक तो अगर हम सिर्फ ऑफिशियल पेमेंट्स को ही देखें ना, जो ऑफिशियली पेमेंट्स हुई हैं, तो आपके जो पेंशनियर्स हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जितने भी हैं वो खसारे में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनको फंडिंग किए जा रही है, और फंडिंग फिर कहां से कर रहे हो, अगर अपने रेवेन्यू से। भाई अब अगर मैंने अपनी तनख्वाह से घर चला लूं तो सही है ना, लेकिन आमदनी अठनी खर्चा रुपया मैं कर्जे लेता जाऊंगा और करप्शन करता जाऊंगा। अब भले आपने लगाया या खाया, पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, किसको बैन करें? इंपोर्ट्स को बैन किया है हमने, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बनती ही नहीं है ना, वो बैन कर दिए, स्मगल हो रहे हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान या इस चैनल से हो रहे हैं, बॉर्डर से। वैसे जो ऑफिशियली बाकायदा भर भर के शिपमेंट्स आती थी ना, जिस पे ये चॉकलेट खाने वाले लोग रो रहे थे, चिप्स खाने वाले लोग रो रहे थे, पेट फूड वाले रो रहे थे, बट इशू इज कि अब बारियां आएंगी सबकी। अब गाड़ियों के प्लांट्स, आपने ऑटो पॉलिसी दी, इतने आपके पास असेंबलिंग प्लांट्स लग गए, अब उनके जो पार्ट्स हैं वो तो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं ना, यहां सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, उसके तमाम A to Z जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं।
मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल है पाकिस्तान में करना। उनका ऑटो पॉलिसी का टारगेट मेनली ये है कि पहले आप यहां असेंबल करोगे फिर यहां से एक्सपोर्ट करोगे। लेकिन ये भी हम मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पाकिस्तानियों का पेट भरे तो बाहर जाए ना। गाड़ियों की बुकिंग इतनी ज्यादा है, प्रोटोन की आप डिलीवरीज देख लें या जितनी भी गाड़ियां हैं डिलीवरी नहीं हो रही। जब पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही तो मुल्क से बाहर कहां जाएगा यूनिट? यस, ऑटो पॉलिसी को इतना टाइम हो गया, प्रोटोन अब तक डिलीवरी नहीं दे पा रही है। यस, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, मतलब हम अब ट्रैप में हैं। दूसरा पार्ट हो सकता है फ्रॉम सब्सिडरी टू एसोसिएट से। मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर्स थे, उसमें से 40% अमाउंट मैंने निकाल दिया। आई एम लेफ्ट विद 30% शेयर्स। अर्लियर दैट इन्वेस्टिंग कंपनी यूज्ड टू बी माय सब्सिडरी, नाउ दैट इन्वेस्टिंग कंपनी इज माय एसोसिएट। क्या अब गुडविल रिकॉर्डेड रखोगे? नो, क्योंकि एसोसिएट की तो गुडविल नहीं होती। क्या उसके एसेट्स अपने साथ ऐड करोगे? नहीं। क्या उसकी लायबिलिटीज अपने साथ ऐड करोगे? नहीं। क्या उसका एनसीआई बना के रखोगे? नहीं। अब होगी इक्विटी अकाउंटिंग। तीसरा केस आता है सब्सिडरी टू फाइनेंशियल एसेट। कि लेट्स से मेरे पास एक कंपनी के 70% शेयर्स थे, उसमें से 60% उठा के दे दिए, बाकी मेरे पास 10% है। लेकिन ना मेरे पास कंट्रोल, ना मेरे पास इन्फ्लुएंस। 10%, राइट? दैट वुड बी रिगार्डेड एज फाइनेंशियल एसेट एज पर IFRS 9। FR के लेवल पे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये है फुल डिस्पोजल। एक बात हमने डिस्कस की कि इफ दिस वाज योर ओनली सब्सिडरी तो ऑफ कोर्स यू आर नो लॉन्गर अ पेरेंट। अब आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनानी ही नहीं है। लेकिन अगर सब्सिडरी को मिड ईयर डिस्पोज किया जाता है तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो बनानी पड़ेगी। अगर मिसाल 9 महीने सब्सिडरी आपके पास रही है और सितंबर की 30 तारीख पे आपने बेच दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप सब्सिडरी के बिना रहे हो, लेकिन जनवरी टू सितंबर सब्सिडरी आपके साथ रही है, तो हम उसका प्री डिस्पोजल जो रेवेन्यू है, प्री डिस्पोजल कॉस्ट है, प्री डिस्पोजल प्रॉफिट है, वो अपने साथ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करेंगे। और आखिर के 3 महीने के जो रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स हैं वो अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप पोजीशन से उस सब्सिडरी को बिल्कुल गायब कर देंगे, टोटली गायब कर देंगे। कहानी समझिएगा, हमें कैलकुलेट करना है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। इसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहला, इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। अगर ये मेरी वाहिद सब्सिडरी थी जिसको कि मैंने बेच दिया, तो अब मुझे बनाने ही इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। अगर इसके अलावा भी मेरी सब्सिडरीज हैं तो भी इंडिविजुअल तो मैं बनाऊंगा ही ना। इंडिविजुअल में मैं सब्सिडरी के डिस्पोजल को किस तरीके से शो करूंगा? क्या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में मेरी बैलेंस शीट में सब्सिडरी के एसेट्स थे? नो। लायबिलिटीज थी? नो। गुडविल थी? नो। एनसीआई था? नो। तो इंडिविजुअल में सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट को आप क्या दिखाते हो? राइट, एज अ फाइनेंशियल एसेट, एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी गई। हम जिस तरह एक नॉन करंट एसेट बेचे, सिंपल,
रखेंगे सेल प्रोसीड्स या डिस्पोजल प्रोसीड्स? जितने में आपने सब्सिडरी को बेचा है, माइनस कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। जितना हमने पैसा सब्सिडरी को खरीदने के लिए लगाया था, कैश में, डेफर्ड में, कंटिजेंट में, शेयर एक्सचेंज में या डेट कंसिडरेशन में, उसको हमने डेबिट कर दिया था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और इंडिविजुअल में तो रहने दिया था ना। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि आप इसमें कॉस्ट एग्जेम्पशन एंजॉय करते हैं और आपने इसको सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल नाउ कॉस्ट पे ही रखा है, आप रख सकते हो ऐसा। दूसरा, आपने इसको एफईटीपीएल पे रखा है, यानी हर साल आप इस इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करते गए हैं विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू प्रॉफिट और लॉस, या आपने इसको एफईटी ओसीआई पे रखा है, रिवैल्यू करते गए हैं विद द चेंजेस बीइंग टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ऑल पॉसिबल। कहने का लबोलबाब यह हुआ कि साल के आखिर में जिस दिन आप सब्सिडरी को बेच रहे हैं, उस दिन ये सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में कितने पे रिकॉर्डेड है। वो कॉस्ट पे भी हो सकती है, वो फेयर वैल्यू पे भी हो सकती है, जितने पे भी है। तो डेबिट करेंगे कैश और बैंक, जितने पैसे आपको मिले हैं, क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये आ जाएगा गेन या राइट 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 राइट, जिस पे भी रिकॉर्डेड। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि जब भी शेयर्स बेच के कुछ गेन कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, तो उसमें सीजीटी लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर कुछ ऐसा है तो आप इसमें से फिर माइनस करेंगे टैक्स। ये बन जाएगा पोस्ट टैक्स गेन और लॉस। ये कहां पे दिखाया जाएगा? यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। किसकी? इन्वेस्टर, पेरेंट। तो ये किसका हो गया? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, कैश और बैंक को डेबिट कर देंगे। अगर पैसे डेबिट ज्यादा हुए तो क्रेडिट पे फर्क आएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल। अगर क्रेडिट भारी हुआ, डेबिट पे फर्क आ गया, तो डेबिट होगा लॉस ऑन डिस्पोजल। ना 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 ना, इन्वेस्टमेंट में लोन हो सकते हैं, मतलब तो वो तो हमारी लायबिलिटी में आएंगे ना, वो तो है। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हाँ आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मैं आपसे शेयर्स खरीदने के बदले अपने लोन नोट्स दे देता हूं। अब वो शेयर्स में बेच दूं तो लोन नोट्स तो आपके पास अभी भी है ना, मैं उस पर तो बंधा हुआ हूं, उस पर डिफॉल्ट थोड़ी करूंगा। राइट। बाकी क्रेडिट वाला जो मैंने पैसे दिए वो मैं आपसे वापस थोड़ी लूंगा। जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको पैसे दूंगा, अब उसे मुकर थोड़ी जाऊंगा। जो मैंने शेयर्स दिए थे आपको उसके बदले, वो मैंने आपसे वापस थोड़ी लूंगा। जो क्रेडिट हुआ वो तो क्रेडिट हुआ, वो तो रहने दो, लेकिन जो डेबिट हुआ था उसको जाने दो। दूसरा, ग्रुप अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड अकाउंट्स के अंदर हम इस डिस्पोजल को किस तरह से रिपोर्ट करेंगे? पहली बात तो आप कंसोलिडेटेड बना क्यों रहे हैं? क्योंकि इसके राइट, क्योंकि इसके अलावा भी मेरी सब्सिडरीज हैं, सो आई एम स्टिल अ पेरेंट। हाँ भले भले एक ही बनेगी, हाँ राइट। पेरेंट की स्टेटमेंट प्लस सब्सिडरी 1 प्लस सब्सिडरी 2 प्लस सब्सिडरी 3, राइट। लेकिन जो मोर देन 1 सब्सिडरीज हैं वो आपके एसबीआर में है, इसमें नहीं है।
इसमें आपके पास एक ही सब्सिडरी आएगी। आप एक दिखा दो, नोट्स टू द अकाउंट्स में पता होगा ना कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1 कितनी है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 कितनी है। लेकिन जब आप कंसोलिडेट करेंगे तो गुडविल एक कर देंगे, हालांकि सब्सिडरी 1 की गुडविल अलग है, 2 की अलग है, तीसरी की में भी बार्गेन परचेज हो, सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेरेंट प्लस S1, पेरेंट प्लस S2, पेरेंट प्लस S3 3 स्टेटमेंट्स बनेंगी, ऐसा नहीं होगा, एक ही बनेगी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में क्या होगा भाई, अब जब सब्सिडरी ही ना रही तो उसका सामान समेट के निकाल दो। नंबर 1, बेच के क्या मिला, पैसा। बेच के क्या मिला, पैसा। तो मैंने अब जिस तरह किसी और शेयर होल्डर से मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, अब कोई और पेरेंट मुझसे उस कंपनी के शेयर ले गया, हालांकि देने को वो अपने शेयर्स भी दे सकता है, वादा भी दे सकता है, पैसे भी दे सकता है, बॉन्ड्स भी दे सकता है, जो कुछ भी दिया मेरी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना। अब डेबिट इजी करते हैं, हम डेबिट कर देंगे कैश और बैंक, जो कि जितने में डील हुई है $44 बिलियन में हो गई डील। तो जो शेयर होल्डर्स को मिलेंगे वो तो $44 बिलियन को डेबिट करेंगे। इक्विटी में मैंने उसकी रिटेन अर्निंग्स भी रखी हुई हैं पोस्ट एक्विजिशन, और एनसीआई भी रखा हुआ है। अब ये बात याद रहे कि भाई मेरे दौरे हुकूमत में सब्सिडरी ने जो कुछ कमाया वो मेरा, वो मैं नहीं दूंगा। सब कुछ दे दूं तो सब्सिडरी को 4 साल पाला क्यों? गेटिंग? तो रिटेन अर्निंग्स, ये जो प्रॉफिट्स सब्सिडरी ने मेरे दौरे हुकूमत में किए सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, वो मैं रख लूंगा अपने पास, वो नहीं दूंगा। लेकिन जो उसका एनसीआई है वो ले जाओ। एनसीआई, नेचर ऑफ एनसीआई इज इक्विटी। खत्म करने के लिए क्या करूंगा? How do we calculate NCI? Fair value of NCI at the date of acquisition plus post acquisition share. Post acquisition share में हम क्या करते हैं, वैसे एक बनाते हैं एट एक्विजिशन डेट, दूसरा बनाते हैं एट ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट। अब आप बनाओगे सवाल में 90% चांसेस ये हैं कि वो सब्सिडरी को ईयर एंड पे ही डिस्पोज करेगा। तो देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजल डेट एंड ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट, दैट वुड बी सेम। बट इन केस अगर मैंने साल खत्म होने से 2-4 महीने पहले बेच दिया, 6-8 महीने पहले बेच दिया, तो मैं साल के आखिर तक सब्सिडरी को नहीं लेके आऊंगा। मैं इसकी क्लोजिंग कब करूंगा? डिस्पोजल डेट पे। तो जब मैंने सब्सिडरी को खरीदा तब उसके नेट एसेट्स क्या थे, और जब मैंने सब्सिडरी को बेचा तब उसके नेट एसेट्स क्या थे, और ये बन जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्री डिस्पोजल। अब एनसीआई को मैं जो शेयर दूंगा वो सिर्फ उसका दूंगा ना जो मैंने भी लिया है। अगर मैंने सब्सिडरी को खरीदा उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग्स थी 4 मिलियन, अब जिस दिन मैंने बेचा उस दिन उसकी रिटेन अर्निंग्स है 6 मिलियन, तो 2 मिलियन का 75 मैं रखूंगा, 25 आपको दूंगा। हालांकि मेरे बेचने के बाद भी उसने 5 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन जब 5 लाख का हिसाब मैं ही नहीं रख पा रहा तो आपको कहां से दूंगा? मैं कहां ब्रेक मार दूंगा? लिहाजा वील कैलकुलेट एनसीआई एट disposal. So how would this be calculated? Fair value of NCI at the date of acquisition plus share of post acquisition pre disposal net assets. Right? अगर डिस्पोज करने के बाद भी सब्सिडरी ने कुछ प्रॉफिट कमाया है, मिसाल उसने आपको
इस साल का, पूरे साल का प्रॉफिट बता दिया कि इस सब्सिडरी ने इस पूरे साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है और आपने उसको 3 महीने पहले बेच दिया, तो हम 10 लाख को 9/12 करेंगे, इजी करते 12 लाख कर देते हैं। 12 लाख का प्रॉफिट किया है तो 9/12 करेंगे, 9 लाख। 9 लाख का 75 मैं रखूंगा, 25 एनसीआई को दे दूंगा। जो भी एनसीआई बनेगा उसको डेबिट मार दूंगा, लेकिन जो 9 लाख मैं अपने पास रखूंगा वो नहीं वापस करूंगा, क्योंकि मेरे हुकूमत में कमाए गए। हाँ, अब के बाद जो 3 लाख कमाए वो हराम है मेरे लिए, मैं नहीं लूंगा, अब तो नए शेयर होल्डर रहेंगे वो। उसके अलावा सब्सिडरी की गुडविल आपके पास रिकॉर्डेड होगी, अब गुडविल 2 हो सकती है, एक डेट ऑफ एक्विजिशन वाली और एक डेट ऑफ डिस्पोजल वाली। फर्क हो सकता है, वजह इम्पेयरमेंट। भाई अमोटाइज तो होती नहीं है गुडविल, रीवैल्यू तो होती नहीं है गुडविल। अगर इंपेयर नहीं हुई पूरी लाइफ में, गुडविल इंपेयर नहीं हुई तो जितनी डेट ऑफ एक्विजिशन पे होगी उतनी डेट ऑफ डिस्पोजल पे होगी। लेकिन अगर सवाल लिख देता है दैट गुडविल वॉज इंपेयर्ड बाय 15% ड्यूरिंग पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, तो जितनी भी गुडविल आप कैलकुलेट करोगे उसका बाकी 85% रखोगे जो कि आपके पास अनइम्पेयर्ड पड़ी है। अब जब बोलेंगे भाई तुम सब्सिडरी जा रही है तो उसकी बैग में उसकी गुडविल भी डाल देंगे, बेटा ये भी ले जा, राइट। 85 बाकी, फुल गुडविल आपने रिकॉर्ड की थी ना, जिसमें से 15% तो इंपेयर हो चुकी है, बाकी आपके पास 85% बची हुई है, उसको आप यहां से खत्म कर देंगे। अगला, मेरे एसेट्स में उसके एसेट्स, मेरी लायबिलिटीज में उसकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा, एसेट्स को खत्म करने के लिए क्रेडिट करूंगा, या फिर नेट एसेट्स ही निकाल देते हैं। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो हम क्रेडिट कर देंगे नेट एसेट्स एट वैसे इसको अगर आप 2 एंट्रीज में तोड़ना चाहो तो कोई इशू नहीं है। डेबिट करेंगे लायबिलिटीज एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, क्रेडिट करेंगे एसेट्स एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन सवाल में आपको नेट एसेट्स बता देगा, ये वाले राइट, क्रेडिट। अब जरूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाए, अगर के फर्क डेबिट पे रहा तो दिस वुड बी ट्रीटेड एज लॉस ऑन डिस्पोजल। अगर के डिफरेंस क्रेडिट पे आ गया तो दैट वुड बी गेन ऑन इन दोनों में से कुछ एक आ सकता है। तो जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे उसमें गेन या लॉस ये वाला आएगा, वो वाला नहीं आएगा। That's it. अब आपसे एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जा सकती है या सीआरक्यूज में भी ये चीज़ पूछ सकता है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए कि इंडिविजुअल में क्या होगा और कंसोलिडेशन में क्या होगा। अगर कंसोलिडेटेड बनाता है और क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट वाला गेन या लॉस रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप बोलेंगे डबलिंग हो रही है। इंडिविजुअल में भी गेन दिखा रहा है और कंसोलिडेशन का भी गेन दिखा रहा है, तो इंडिविजुअल वाला गेन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में नहीं आएगा। इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में जो गेन दिखाया गया है वो कंसोलिडेशन में नहीं आएगा, उसको वहां से हटा देंगे। और इंडिविजुअल में कंसोलिडेशन वाला गेन नहीं आएगा क्योंकि डबलिंग हो जाएगी ना। बस इतना आपको याद रहे, F7 में इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, इस हद तक देगा। गिवन होगा, सीधा सीधा गिवन होगा। नहीं भी तो देखो ये शेयर कैपिटल हो गया,
सही। फिर हमने रखी रिटेन अर्निंग्स। जब आपने सब्सिडरी खरीदी तब कितने थे, और जिस दिन आपने सब्सिडरी बेची तब कितने थे। ये हो गए पोस्ट, ये तो चले गए जीआरई में, सही। बाकी अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स वगैरह कुछ भी हुई हो तो हो सकती हैं, अदरवाइज ये वाला जो अमाउंट है ये होगा नेट एसेट्स एट डिस्पोजल। सब्सिडरी देखिए, मैं अभी भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, भले साल की 31 दिसंबर की शाम पे भी सब्सिडरी की डील हुई है ना, तो कंसोलिडेशन में सब्सिडरी को मैं सिरे से गायब कर दूंगा। मेरे एसेट्स में बाकी सब्सिडरी के एसेट्स तो होंगे, इसके नहीं होंगे। मेरे लायबिलिटीज में बाकी सब्सिडरी की लायबिलिटीज तो होंगी, इसकी नहीं होंगी। बाकी गुडविल्स होंगी, इसकी नहीं होगी। बाकी एनसीआई होगा, इसका नहीं होगा। सबको रिमूव कर देंगे। नहीं रिमूव करेंगे तो सिर्फ रिटेन अर्निंग्स को। हाँ, तो रिटेन अर्निंग्स पेरेंट की, सब्सिडरी की एक्विजिशन से लेकर डिस्पोजल तक की जो रिटेन अर्निंग्स है उसका मैं हिसाब अपने साथ जोड़ूंगा। राइट भाई, पहली बात तो जब मैंने बेचा है, कुछ शेयर्स बेचे हैं, कुछ मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीआईए की, ओजीडीसीएल के शेयर्स बेचती है तो क्यों बेच रही है, पैसे चाहिए। और लोकल इन्वेस्टर को नहीं बेचेंगे, मुझे चाहिए डॉलर्स, मुझे रुपए अब चाहिए ही नहीं। तो मुझे सामने से कुछ मिलेगा तो ना, मुझे मिला, उसको मैंने डेबिट कर दिया कैश और बैंक में। फिर जब तक वो सब्सिडरी मेरे साथ कंसोलिडेटेड थी, मैंने उसका एनसीआई को भी जगह दी थी, सही है। एनसीआई मेरा तो नहीं था ना, उसके गरीब थे शेयर होल्डर्स, 75%, 25%, 20%, सॉरी 20 या 25%, जिनको मैंने अपनी इक्विटी में जगह दे दी थी। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स मेरे तो नहीं थे। जब सब्सिडरी जा रही है तो मैं बोलूंगा भाई साले को भी ले जा, ये मेरे पास क्या करेगा, तुम्हारे साथ तो आया था, जाओ। तो सब्सिडरी जाएगी तो उसके साथ एनसीआई भी। लेकिन देखो, हिसाब किताब पूरा करूंगा। अगर उसके साथ मेरी पार्टनरशिप रही है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब से मैंने खरीदा जब तक मैंने बेचा, जो भी कमाया उसका 75% मैं रखूंगा, 25% एनसीआई को दूंगा और उसको दे के रुखसत कर दूंगा, तुम भी जाओ, डेबिट एनसीआई। राइट। गुडविल अब मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जब कंपनी ही बेच दी, सेपरेबल एसेट थोड़ी है गुडविल। गुडविल तो बिजनेस के साथ होता है। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं सब्सिडरी बेच दूं, उसकी गुडविल रख लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुडविल तो उसके साथ जाएगी। और उसके नेट एसेट्स, अब मैं हक नहीं रखता कि उसके एसेट्स मैं अपने एसेट्स में दिखाऊं, अब किसी और के पास ये जाएंगे, मैंने यहां से निकाल दिया। ये होगी डेबिट क्रेडिट्स। अब देखना है कि फर्क डेबिट पे आ रहा है या लॉस क्रेडिट पे आ रहा है। अगर डेबिट पे आया तो लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर क्रेडिट पे आया तो गेन ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेटेड, हाँ, इंडिविजुअल में ये नहीं जाएगा, ये है ही कंसोलिडेटेड का। तो जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, उसमें लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी कंसोलिडेशन में दिखाया जाएगा। इंडिविजुअल में ये वाला नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में, जो पेरेंट अपनी जाती स्टेटमेंट्स में दिखाएगा। कंसोलिडेशन की शुरुआत ही मैंने बता के की थी, डिप्लोमेसी है, सही है। हाँ, उसमें सिंपल होगा जिस तरह कोई भी नॉन करंट एसेट बेचा जाता है। इंपेयरमेंट क्या, किस चीज की हुई है, वो यहां से, उस इंडिविजुअल में तो गुडविल है ही नहीं। एक एसेट जो मेरे पास है ही नहीं, वो इंपेयर कहां से हो सकता है। लेकिन ये जो गुडविल में दिखा रहा हूं, ये वो गुडविल है जो मिसाल के तौर पे जिस दिन मैंने सब्सिडरी खरीदी थी तो गुडविल निकली थी 7 मिलियन, 70 लाख, जो 2 मिलियन से इंपेयर हो गई थी मेरी हुकूमत में ही। तो अब बाकी कितनी है, 5 मिलियन। तो मैं 5 मिलियन को ही खत्म करूंगा, 2 मिलियन तो वैसे ही खत्म कर चुका हूं। अगर गुडविल फुली इंपेयर हो चुकी है, सीजीओ है ना सब्सिडरी,
लेट्स से उसका रिकवरेबल अमाउंट कम होता, मैंने पहली फुर्सत में गुडविल को इंपेयर मार दिया था, गुडविल है ही नहीं तो निकालूंगा क्या? ये वाली नहीं दिखाएगा, वो रिकैलकुलेट करेगा गुडविल। ये यहां से क्रेडिट हो गई। अब क्योंकि उसने मुझे पैसे में भी उससे ज्यादा दिए हो जितने मैंने दिए थे, मैंने अगर सब्सिडरी को लेट से 6 करोड़ में खरीदा था, उसने खरीदा है 10 करोड़ रुपए में, तो उसने तो ज्यादा गुडविल पे की ना, वो अपनी गुडविल अलग से कैलकुलेट करेगा। देखो अकाउंट्स ऐसे नहीं होते कि यहां से जाएंगे तो कहीं और जाके जन्म लेंगे, गए। ऐसा नहीं होगा कि मेरी स्टेटमेंट से निकलेंगे तो जाके दूसरी कंपनी के पास डेबिट हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता ना। आप यहां से क्रेडिट करो, लेकिन अकाउंट्स पूरी दुनिया के इंटीग्रेटेड थोड़ी है कि इस कंपनी ने क्रेडिट किया, इसने डेबिट किया, मैच हो गया। विद इन ऑन लेजर्स होती है चीजें। तो मैं किस अमाउंट पे क्रेडिट करता हूं, वो किस अमाउंट पे डेबिट कर सकता है, ये मैटर डिफरेंट हो सकता है, मसला नहीं है। वो तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस में जा चुकी है, वो तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस में जा चुकी है। आपने क्रेडिट कर दिया था गुडविल, डेबिट कर दिया था प्रॉफिट लॉस, बाकी बची है 5 मिलियन, उस 5 मिलियन को आप निकाल दो। जिसका हिसाब हो चुका है, हो चुका है, राइट, अनइम्पेयर्ड। हाँ ये है ना अनइम्पेयर्ड का मकसद, जो अभी इंपेयर नहीं हुई। 7 में से 2 इंपेयर होगी, बाकी 5। अच्छा, अब ये अपने आप में कोई ज्यादा ट्रबल नहीं देगा। प्रॉब्लम कहां कर सकता है कि जब हम इंटरप्रिटेशन में जाएंगे। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हम कमेंट्स करते हैं कि कंपनी ने किस एरिया में कैसा परफॉर्म किया है, पोजीशन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, और हर एक को अलग अलग करके बात करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, जीपी मार्जिन कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, करंट रेशो कैसा है, क्विक रेशो कैसा है, अलग अलग बातें की जाती हैं। कंपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने कुछ यार्डस्टिक दो कि मैं किसको देख के बताऊं कि ये सही है या नहीं है। कंपैरिजन मैटर्स। तो हम जब किसी भी कंपनी के ऊपर कमेंट करने जाते हैं तो हमें उसका कोई ना कोई कंपैरिजन चाहिए होता है। तो हम किसको रखते हैं कंपैरिजन? नंबर 1, इस ही कंपनी की 2022 की परफॉर्मेंस को 2021 की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए। दूसरी कंपनी, इस ही कंपनी की 2022 को कॉम्पिटिटर की 2022 की स्टेटमेंट से कंपेयर किया जाए। और बजट, कि कंपनी के बजट से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए। और इंडस्ट्री एवरेजेस, कि जनरल इंडस्ट्री ने कैसा परफॉर्म किया और इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया से कंपेयर किया जाए, राइट, मार्केट इंडस्ट्री एवरेजेस। अब होता यह है कि हम एक डाउट रखते हैं कि यार कंपैरिजन में ना झोल हो सकता है कि मैं अगर इस चीज को इस चीज से कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों क्या सेम स्टैंडर्ड्स में बनी हुई हैं? हां भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ सेल में दिखाता हूं और ये डेप्रिसिएशन को एडमिन एक्सपेंस में दिखाता है, स्टैंडर्ड तो मना नहीं करता। तो मेरा जीपी मार्जिन उसके मुकाबले में कम दिख रहा है और मैं उतार के चप्पल शुरू नहीं हो जाऊंगा कि जीपी गिरा दिया, जीपी गिरा दिया, जीपी गिरा दिया, शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो। आप बड़ा सब्र करो भाई। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों की क्लासिफिकेशन में फर्क है। आपने डेप्रिसिएशन जीपी में दिखा, कॉस्ट ऑफ सेल में दिखा दी है और उसने बाद में दिखाई है। तो एक काम करो, दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो। तो हम बोलेंगे हाँ यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो वाकई में हमारा बेहतर है उससे। तो क्या हुआ कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में फर्क हो सकता है। सही है, वैसे कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिकल होता है कि आप ऐसे नहीं कि हर बार बस चप्पल भिगो के रखें और जैसे ही हमने कुछ फॉल्ट देखा, रेवेन्यू गिर गया, ठक 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 ठक, बाकी दुनिया बढ़ रही है, तुम मर रहे हो। रिलैक्स। एक मसला हमेशा
रखना होता है कि कंपैरिजन मोतबर है। हाँ, क्या कंपैरिजन पे भरोसा कर सकता हूं? हाँ भी नहीं भी। जहां इसमें डाउट है वो भी आप एग्जामिनर को बताना। मिसाल 2022 की जून में आके मैंने एक सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यह सब्सिडरी काफी सालों से मेरे साथ थी। 2020 की स्टेटमेंट्स में इसी सब्सिडरी का 12 महीने का रेवेन्यू है और 2021 में इस सब्सिडरी का 6 महीने का रेवेन्यू है। सही है, शायद सवाल आगे पीछे कर दिया, मैनेज कर लेना। 2020 में वो सब्सिडरी 12 महीने मेरे साथ थी। 2021 की जून में मैंने उस सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब मैं जब 2021 को 20 से कंपेयर करूंगा तो मुझे रेवेन्यू कम दिख रहा है। सही है, जूता उतार के शुरू नहीं हो जाना। आप में मार्जिन रखना है कि भाई इसमें तो सब्सिडरी बिक गई, यानी इसमें 2 सब्सिडरीज हैं, उसमें 3 सब्सिडरीज थी, या इसमें एक पेरेंट प्लस सब्सिडरी, उसमें पेरेंट प्लस 2 सब्सिडरीज थी, लिहाजा इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अब एक काम करें, या तो उसमें से भी सब्सिडरी का रेवेन्यू निकाल दो या तो इसमें सब्सिडरी के पूरे 12 महीने का रेवेन्यू डाल दो तो मैं बात कर सकूं। तो अगर आपने कोई सब्सिडरी डिस्पोज ऑफ की है जिससे कंपनी को बेतहाशा प्रॉफिट हो गया और 2021 ये हो गया बेहतरीन, आपने कहा मामा अंत कर दिया, क्या तो कंपनी मैनेजमेंट ने संभाला है, लेकिन आप होल्ड ऑन, देखो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है इस प्रॉफिट में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? पता चला गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी है, तो मैंने कहा बेटा हर रोज रोज थोड़ी होगा, मुझे तो कमेंट्री इस हिसाब से करनी है कि रिकरिंग क्या है, सस्टेनेबल क्या है। ये जो प्रॉफिट 2021 ने दिखाया क्या ये सस्टेनेबल है? तो मैं कैसे नहीं, सस्टेनेबल तो नहीं है। 2021 बाकी अच्छा है, हाँ, तो मैं उसमें कहूँगा क्या करूँगा इस 2021 के अच्छे का? मुझे तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल देखना है ना। अगर कोई जुगाड़ निकाल दिया गया किसी साल में जिसकी, अच्छा इवन अगर 2021 में कोई रिसेशन आ गया, इंपेयरमेंट्स हो गई, फेयर वैल्यूज डाउन हो गई, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई, तबाही मची हुई है, अब मैं उसको 2021 से कंपेयर कर रहा हूं। अब 2021 अगर कोविड वाला साल हो, अगर मैं 20-21 की स्टेटमेंट्स को 19-20 से कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा मर गई कंपनी। लेकिन आप सबर करो, मे भी कोविड वाला टाइम है, लॉकडाउन है, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉपर्टीज गिरी हुई हैं, इंपेयरमेंट चल रही है, स्टॉक मार्केट नहीं चल रही, तो हमेशा बात करते हुए एक मार्जिन रखा जाता है, एक मार्जिन रखा जाता है। खैर इंटरप्रिटेशन में तो हम आगे आएंगे, सिर्फ इतना समझाने के लिए कि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी वाला पार्ट आपको इंटरप्रिटेशन में दे सकता है। तो अगर ऐसा हो कि इस साल कोई सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ किया गया है तो बात करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रहे कि पिछले साल का रेवेन्यू इस साल के रेवेन्यू से कंपेयर नहीं किया जा सकता। पिछले साल के एसेट्स में उसके भी एसेट्स थे, इस साल के एसेट्स में उसके एसेट्स नहीं है। तो आप उसके इंपैक्ट्स को कवर अप करने के बाद अगर कमेंट करते हो तो फिर तो बात समझ में आती है। और अगर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी से नुकसान हो गया है, 2021 बहुत बुरे तरीके से बैठ गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि हमने एक सब्सिडरी को बेचा है लॉस पे, और ये रोज रोज थोड़ी होगा। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल कि अगर मैं आपको बोला यार ये क्यों नहीं करके आया, और आपने मुझे कोई जेन्युइन रीजन बता दिया कि घर में मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फट गया था सर, 3 दिन से लाइट ही नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए, तो इसलिए मैं काम नहीं कर सका, तो आई विल कीप अ मार्जिन कि रोज रोज थोड़ी होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा रीजन दो कि सर किताब उठा दो ना नींद आ जाती है, तो पूरे 6 महीने नींद आएगी, फिर तो कभी भी सही नहीं कर पाओगे। उस पर मैं जूता उतार के शुरू हो सकता हूं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रीजन दिया जो कि वन ऑफ है, ये रोज रोज का नहीं होगा मसला, तो उसका मार्जिन रखा जाएगा। अगर कोई सब्सिडरी बेची गई है तो इंटरप्रिटेशन में उसका ध्यान रखना है।
ठीक है, दैट्स इट।